नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भ्रष्टाचार एक ऐसा दिमक जो किसी भी लोकतंत्र की जड़ों को भीतर से खोखला करता है और यह सिर्फ सरकारी खजाने को ही नहीं लूटता बल्कि जनता के भरोसे और शासन की नैतिकता पर भी सीधा हमला करता है। जब सत्ता, व्यवस्था और जिम्मेदारी के बीच ईमानदारी की दीवार कमजोर पड़ती है तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं होता, सवाल कानून, सवाल संविधान और आम नागरिक के अधिकारों का होता है। आज इसी भ्रष्टाचार पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा और बेहद अहम दूरगामी संदेश दिया है जो भविष्य में घूसखोरी के खिलाफ लड़ाई को नई धार देगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है और इसकी जांच में अब किसी तरह की ढील नहीं चलेगी। यानी अब यह दलील ही नहीं चलेगी कि केंद्र के कर्मचारी तो सिर्फ सीबीआई ही कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ राज्य पुलिस या राज्य एजेंसी भी जांच कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है और चार्जशीट दाखिल कर सकती है, वो भी सीबीआई की बिना अनुमति के। कोर्ट का संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 राज्य एजेंसियों के हाथ बांधती नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि क्या इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में राज्यों की भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी। आज बात इसी मुद्दे पर। लेकिन मूल सवाल अभी भी है, क्या वाकई में किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, केस दर्ज करने से पहले अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? वो राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी या सेंटर की सरकार से लेनी पड़ेगी? और क्या उस अभियोजन की स्वीकृति मिलने और ना मिलने के बीच में एक्शन होने और ना होने के बीच की बाध्यता अभी भी फंसी हुई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, और हमारे साथ संजय महिला जी हैं, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सीबीआई की भी पैरवी वो कर चुके हैं। तो महिला जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, इसको आम भाषा में समझाइए। मानकर चलिए एक अधिकारी जो कि आईएएस है, आईपीएस है, केंद्र के अधीन है, वो किसी राज्य के अंदर करप्शन कर रहा है। अब वो फाइल पुलिस के पास पहुंच गई, क्या वो सीधा मामला दर्ज कर पाएगी या स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से उसको बाकायदा अप्रूव कराना पड़ेगा, जिसे हम अभियोजन स्वीकृति कहते हैं? अभियोजन स्वीकृति से पहले मैं विजेंद्र जी से मैं क्लियर करूं कि अभी रिसेंटली जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, 2 वरिष्ठ जजों का जो पीठ थी, जेबी पारदीवाला साहब और सतीश चंद्र शर्मा जी का, वहाँ पर एक मामला राजस्थान से संबंधित थी, अभी रिसेंटली वहाँ पर गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने केंद्रीय कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी ने ये कहते हुए अपना ये प्रकरण समाप्त करने के लिए यह याचिका लगा रखी थी कि मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ, अतः ऐसी स्थिति में चूँकि राज्य की पुलिस एजेंसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, जाँच की है, तो इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर देना चाहिए कि मामला सीबीआई ने दर्ज नहीं किया और न सीबीआई ने जाँच की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत ही उस पर सही निर्णय देते हुए कहा है कि धारा 17 जो उसके अंदर जांचकर्ता कौन होगा, इसका पूरी तरह से देखते हुए, पालन करते हुए, व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य की जो पुलिस एजेंसी है या विशेष एजेंसी है वो उसके अंदर केस भी रजिस्टर्ड कर सकती है, जांच भी कर सकती है। और यह कहते हुए उस प्रकरण को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने इस मामले में, चूंकि लीगल मामला था, इशू था कि धारा 17 जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट से संबंधित था, जांच कौन कर सकता है, कौन उसके अंदर अधिकृत है, उसके ऊपर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। उन्होंने कहा यस, हाँ, राज्य की पुलिस भी जांच कर सकती है, मामला दर्ज भी कर सकती है और चार्जशीट भी कर सकती है। ठीक है। उसके लिए सीबीआई की न कोई परमिशन की जरूरत है, न कोई सीबीआई जांच करने के लिए इसके अंदर टेक्निकल खामी नहीं निकाल सकते। वो तो एक तरह से सुविधा। अब हो गया सर, अब मुझे बताइए अभियोजन की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अभियोजन की स्वीकृति की फिलहाल 2 तरीके के अभिमत आए हैं
और इसके अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने प्रकरण अभी चल रहे हैं। एक जज साहब का कहना था जरूरत पड़ेगी, दूसरे जज साहब का कहना है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण अन्यथा अगर जरूरत के मामलों में देखें तो फिर ये सुविधाकार कई तरह के मामले चले जाएंगे। ये मामला फिलहाल लार्जर बेंच की तरफ वहाँ पर अग्रसर है। कई तरह के फैसले आएंगे जिसमें अभियोजन स्वीकृति के लिए जरूरत माना, कईयों में यह माना कि अभियोजन स्वीकृति की भ्रष्टाचार के मामले, रिश्वत के मामलों में कतई जरूरत नहीं है। योगेंद्र जोशी जी, क्या आपको लगता है कि इससे जिस भी स्टेट की पुलिस होगी, जिस भी स्टेट की एजेंसीज होंगी, वो ज्यादा पावरफुल होंगी और बिना पावर के दबाव के वो निष्पक्ष एक्शन ले पाएंगी? बिल्कुल विजेंद्र जी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये सर्वोत्तम निर्णय है। और इसके अंदर अगर राज्य से संबंधित मामला है तो उसके अंदर केंद्र से अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, अगर रंगे हाथ तो पकड़ा गया तो उसमें क्या स्वीकृति की आवश्यकता है? ये तो साफ दिखाया है। तो इसलिए अभियोजन स्वीकृति के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। और देखिए, इस जो एंटी करप्शन एक्ट है उसके अंदर कहीं ये प्रावधान नहीं है कि साहब राज्य का स्तर अलग होगा, राज्य की एसीबी अलग होगी, केंद्र की अलग होगी। ये तो क्या है कि एक डीएसपीई एक्ट था 1946 का, उसके अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक संस्था बनाई थी जिसको सीबीआई कहते हैं, और वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ के लिए की गई थी। और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस एक्ट के अंतर्गत और यहाँ के नोटिफिकेशन के अंतर्गत एसीबी को निर्धारित किया था। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि एसीबी करे, कोई भी डीवाईएसपी, कोई भी एसीपी अगर साधारण पुलिस का है, किसी थाने का है, वो भी कर सकता है, इसमें कोई बाध्य नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक संस्था बनी हुई है, तो उस संस्था को ये दिए गए कि भाई एंटी करप्शन में तुम कार्रवाई करो। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं सर, मोटे तौर पर, हालांकि ये बहुत व्यापक है, लेकिन आईएएस आईपीएस दोनों केंद्र के अधीन है। उनमें से ज्यादातर कलेक्टर या सचिवालय और बाकी मंत्रालयों के अंदर है, कुछ पुलिसिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब मुझे जरा बताइए, मानिए किसी आईपीएस के अधीन कोई एक्शन की बात आए, क्या कोई एएसपी ले पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ले पाएगा। और चूंकि जो वो केंद्र के अधीन है कर्मचारी, तो उससे केंद्र की अनुमति आज भी ली जाती है और तब भी ली जाएगी अगर वो केंद्र के अधीन काम करता है। तो मतलब आईएएस आईपीएस जो नियुक्ता है, नियुक्ता अगर केंद्र है तो उसके अंदर केंद्र की अनुमति ली जाएगी, और नियुक्ता केंद्र नहीं है तो उसमें उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। आईएएस आईपीएस तो सेंटर के अधीन ही रहेंगे सर। जी हाँ, स्टेट के अधीन थोड़ी ना तो आज स्टेट में भी यही है कि अनुमति यहां से अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो केंद्र से अनुमति लेते हैं, अभियोजन स्वीकृति वहां से लेनी पड़ती है। जी, तो आज अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ेगी। हाँ, वो तो लेनी पड़ेगी। यादव जी हमारे साथ है, रिटायर्ड आईएएस हैं। जगरूप यादव जी, क्योंकि मुझे कुछ केस राजस्थान के भी ध्यान आते हैं जहां जो केंद्र के अधीन अधिकारी थे उन पर एक्शन हुआ है। अब मैं उनके नाम नहीं सामने ला रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद जो मैं सवाल उठा रहा हूं कि भाई राज्य की पुलिस, राज्य की कानूनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर सख्ती, इसमें एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और एक डर रहेगा कि स्टेट पुलिस भी एक्शन ले सकती है बिना सेंटर के अप्रूवल के। देखिए, बावजूद सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, बावजूद इन सारे कानून के, सारी सक्षमता के, भ्रष्टाचार पे अंकुश केंद्र और राज्य में कहीं पर भी सर्वत्र विफलता रही है। इतने कानूनों के बावजूद भी आए दिन भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं। लोक जीवन में शिष्टाचार की जगह भ्रष्टाचार आम है। वक्ताओं में दो बातों को लेके हल्का सा कंफ्यूजन है, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इसकी धारा 17 सक्षमता तय करती है कौन किसके खिलाफ जांच कर सकता है। तो उसमें प्राइमरी तौर पे जितना महानगरीय पुलिस है उसमें एसीपी से न्यून स्तर का अधिकारी जांच नहीं कर सकता भ्रष्टाचार के प्रकरण की, और बाकी भी अन्यथा डीवाईएसपी रैंक का आदमी कर सकता है, चाहे वो सामान्य पुलिस का हो, चाहे विशिष्ट पुलिस जो विशिष्ट कानून के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बनाई जाती है वो कर सकता है। वो जांच करने के पश्चात अभी 2018 में केंद्र सरकार ने इसमें एक नई धारा जोड़ दी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, वो धारा 17A है। उसमें यह है कि जो मामले हैं उनमें जैसे केंद्र कर्मी हो चाहे राज्य कर्मी हो, उनके खिलाफ अगर आप पद के दुरुपयोग का, कदाचार का कोई मामला दर्ज करते हो तो आपको विभाग से पूर्व अनुमति या राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। लेकिन उसमें एक प्रोविजो डाला है कि रंगे हाथों पकड़ने के मामले में ऐसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रिलिमिनरी जांच कर सकते हो, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले नियोक्ता की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। और दूसरी बात जो आपने कही, अभियोजन स्वीकृति, वो धारा 19 के तहत आती है।
प्रत्येक प्रकरण में नियोक्ता की अभियोजन स्वीकृति लेना अनिवार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय कर दिया कि ये प्रत्येक विभाग या नियोक्ता को अधिकतम 3 महीने और कोई विशिष्ट मामला, पेचीदा मामला तो उसमें 1 महीने अधिक 4 महीने में ऐसी अभियोजन स्वीकृति दे देनी चाहिए, वरना ये दी गई मानी जाएगी। अभियोजन स्वीकृति जांच के पश्चात जब अभियोजन किया जाता है, केस के अंदर कोई फंस भी जाता है और उसकी अभियोजन स्वीकृति स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चली जाती है, तो भी मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 4 महीने अगर अभियोजन स्वीकृति नहीं भी मिलती तो उसको अभियोजन स्वीकृति मान लिया जाएगा, यानी कि सालों तक पेंडिंग नहीं रहेंगी। या ये माननीय न्यायालय ने ये निर्णय में कहा। लेकिन मैं ये भी उल्लेखनीय है कि अगर राज्य सरकार की पुलिस या राज्य सरकार की अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी अगर केंद्रीय कर्मचारी के विरुद्ध, जैसा कि चूंकि सक्षमता में धारा 17 सक्षमता तय करती है, वो पुलिस को डिसआर्म नहीं करती, वो चाहे केंद्र की पुलिस हो, सीबीआई हो, चाहे राज्य पुलिस हो या स्थानीय पुलिस का डीवाईएसपी स्तर से अधिक का कोई भी अधिकारी हो, पद के दुरुपयोग के मामले की भी और रंगे हाथों अगर पकड़े जाने का तो उसका संज्ञान ले सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जितने अपराध हैं वो संज्ञेय हैं। संज्ञेय होने का अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी उस पर संज्ञान ले सकता है। संज्ञान कौन ले सकेगा, ये धारा 17 में सक्षमता तय कर रखी है और धारा 17 में सक्षमता के आधार पर संज्ञान लेने पे यदि केंद्रीय कर्मचारी के विरुद्ध राज्य सरकार का तय किया हुआ है, तो फिर आज जो फैसला आया उसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा यह है कि पद के दुरुपयोग की संज्ञान लेगा। पहले यह माना जाता था कि ये विशेष अभिकरण जो बना रखे हैं क्या राज्यों में, राज्य अन्वेषण ब्यूरो वो राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध केवल कार्रवाई कर सकता है, केंद्र के लिए केवल केंद्र की सीबीआई कर सकती है। वो उन्होंने माननीय न्यायालय ने ये क्लैरिफाई किया कि सक्षमता में कोई विशिष्ट एजेंसी की भूमिका नहीं है। जो भी पुलिस का अधिकारी पद के दुरुपयोग का और भ्रष्टाचरण में या रंगे हाथों पकड़ने के लिए सक्षमता जो धारा 17 में दी गई है, वो राज्य का पुलिसकर्मी भी सक्षम है, विशेष एजेंसी का भी सक्षम है। समझाने की कोशिश की है प्रतीक सिंह, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इसमें कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, क्या वहां की स्टेट पॉलिसिंग मजबूत होगी और वो बेफिक्र होकर, निडर होकर एक्शन ले पाएगी? देखिए विजेंद्र भाई, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, केंद्र की बात कर लीजिए, और ये भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है वो राज्य सरकारों के संरक्षण के अंदर बढ़ रहा है। मैं आपको पिछले साल की राजस्थान की खबर बताता हूँ। जब यहाँ पर कालीचरण सर्राफ ने सवाल पूछा विधानसभा के अंदर, तो गजेंद्र सिंह खींवसर ने बोला कि हमारे पास में अभियोजन स्वीकृति के 408 मामले पेंडिंग चल रहे हैं। उसके बाद में नेता विपक्ष ने भी एक सवाल पूछा था कि पिछले 8 महीने में कितने अभियोजन की स्वीकृति दी गई, तो इसके ऊपर मंत्री ने कहा एक भी नहीं। तो राज्य सरकार जब अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही थी तो तब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। मैं कह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जितने भी लोगों ने अभी बोला है शायद अच्छे से पढ़ा नहीं, कंफ्यूजन है उसके अंदर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बिना किसी अभियोजन स्वीकृति के डायरेक्ट एक्शन कर सकती है स्टेट की पुलिस, पहली बात। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि स्टेट की पुलिस या स्टेट की एसीबी, दो चीजें प्रतीक आप ही बोलिएगा, दो चीजें। अगर आप रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं तो अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रंगे हाथों पकड़े नहीं जा रहे और एक पूरा ट्रेस किया जा रहा है करप्शन को, तो उसमें आपको अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ेगी। दो अलग चीजें। पूर्व अनुमति और अभियोजन स्वीकृति से कंफ्यूज नहीं हो। पूर्व अनुमति उसी में मैं आगे जोड़ रहा था। आज की खबर है, मैं और पीछे नहीं जाऊंगा। 3 लाख की घूस में ट्रैप किया था एसीबी ने कैथून के सीआई को और भागना बताया था, और उसके अंदर जो फाइनल जो जांच अधिकारी थी उसने एफआईआर लगा दी, बोले कि वो तो राजनीति से प्रेरित था। तो एसीबी ही जब एसीबी के खिलाफ चल रही है, जब राज्य की पुलिस के अंदर या राज्य की कोई ब्यूरो है उसी के अंदर समन्वय नहीं है, तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहिए था और आगे के दिनों में और ज्यादा शायद क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन ये सरकारों की मंशा, क्या होना चाहिए था इसमें? ये जो अभी कंफ्यूजन जो बता रहे हैं कि अभियोजन की स्वीकृति या पूर्व अनुमति, ये सारी चीजों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दें या आगे कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार के जो ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो जब तक मुस्तैद नहीं होंगे, जब तक इस तरीके की गफलत नहीं होगी जो आज हुई है, ये जो कोटा की खबर है, तब तक भ्रष्टाचार पे आप देखिए कि अंकुश नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा हूं, बिना पैसे दिए एक राशन कार्ड बनाने को तैयार नहीं है कोई अधिकारी, तो इसलिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आगे बढ़ाया है। भाई जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चल रहे हैं।
अब जिसका जिक्र प्रति करें वो भी बताइए, और जरा ये भी बताइए कि अभियोजन स्वीकृति अभी कितनी पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के पास? देखो, सबसे पहले तो आपने जैसे ओपनिंग पॉइंट में कहा, भरोसा सरकार का जनता के प्रति होना चाहिए, नैतिकता और ईमानदारी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको दोनों को लेनी चाहिए। साथ में अधिकारों की लड़ाई है जनता की, उसके लिए कर्मचारी भी लड़ता है और सरकार भी लड़ती है। जहाँ तक आया कि बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, इन 2.25 साल के अंदर कितने ट्रैप किए गए, जो भी कार्रवाई उनको तुरंत रूप से उनको ट्रैप किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन सरकार तो थी 5 साल पहले, और 5 साल रही। कह रहा हूं भाई, नहीं, मैं इतना से कह रहा हूं, सालों में कितने एक्शन हुए? नहीं, मैं बता रहा हूं। ऐसे मान लेते हैं, चलिए ऐसे मान लेते हैं 2023 में जब आप सरकार में आए कितनी अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी? अभी वर्तमान में कितनी अभियोजन स्वीकृति? मैं बता रहा हूं और कितनी क्लियर हो गई? मैं बता रहा हूं। कंफ्यूजन बात चली, कंफ्यूजन से आप जब निकलते हैं, सरकारें कैसे करती कंफ्यूजन? पेपर लीक में हम लेके आए तो इनका कंफ्यूजन दूर किया और इनको बताया कि किस प्रकार से हमने लोगों को लेके आए। जो काम आपको करना था, आपके लोगों ने उनको संरक्षण दिया। दूसरा, आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार का जीरो टॉलरेंस का जो आपने कहा, उसी रही। वादा खिलाफी नहीं करते हैं, वादा को निभाते हैं। सर आंकड़ों में, हाँ, आंकड़ों की बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आंकड़ों की बता रहा हूं। मोटा मोटा बताइए कि भाई 2023 में इतनी अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी, हमने इतनी क्लियर कर दी है, इतनों पर एक्शन हो गए हैं, इतनों को नौकरी से बाहर कर दिया है, इतने सलाखों में है, और इतनी पेंडिंग है। मैं बता रहा हूं आपको, 3-4 मामले हैं, वो मामले जो कि डायरेक्ट ट्रैप होते हैं, उसका सरकार ने कहा है कि जैसे प्रोविजन है उस प्रोविजन को लागू किया जाए। उन मामलों में कहीं नहीं मिलेगा जो कांग्रेस के समय मिलता था। पर ठीक, अरे आप बता रहा हूं ना, आप जल्दी मत कीजिए। दूसरा डिबेट खत्म, नहीं, अब वो तो आप करते हैं। एक उदाहरण ही दे देता हूं। उदाहरण दे रहा हूं। अभी अब बताया कि अब जितनी भी सबके एक नेता पकड़े गए। डीवाईएसपी मित्तल का उदाहरण है, उसमें डिनाई किया राज्य सरकार ने। जैसे कि एलईडी मामला था, जो विधायकों का रोकने का काम नहीं किया। क्या जहां तक अभियोजन स्वीकृति की बात करें, मैं कर रहा हूं, अभियोजन स्वीकृति आगे करें ऊपर, अभियोजन स्वीकृति की बात करते हैं। अभियोजन स्वीकृति के अंदर जैसे ही सरकार के पास जांच एजेंसियों का किसी के मामले पद का दुरुपयोग के संबंधित मामला आ गया, या उसके पद के दुरुपयोग के साथ साथ उसने गबन का मामला किया ट्रैप के अलावा, उन मामलों को हमने किया है और उन मामलों को स्वीकृति दी है। और जहां तक इन्होंने कहा कि आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों ले आइए, कोई बात नहीं। योगेंद्र जोशी जी, भाई अभियोजन स्वीकृति से यह तय होता है कि सरकार कितनी मजबूती से अपने करप्ट अधिकारियों के अगेंस्ट एक्शन लेने को तैयार होती है। 400 से ज्यादा पेंडिंग है विजेंद्र जी। सर ऐसे नहीं, ऐसे बताइए 2023 में इतने पेंडिंग थे, उनमें से इतनों की अभियोजन स्वीकृति मैंने बता दी, विधानसभा में बोला है कि 8 महीने में एक भी नहीं थी पिछले। मैंने तो अभी बताइए 400 से अधिक पेंडिंग है अभी अभियोजन स्वीकृति। इसमें दोनों तरह के मामले हैं। अच्छा, 2 साल में कितनी अभियोजन स्वीकृति दी गई है? वर्षवार ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं 400 से अधिक पेंडिंग है। किस किस कैटेगरी की? वो श्रेणीवार तो उनका विश्लेषण करेंगे, वो थोड़ी ना बताएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं 400 है। जोशी जी, अच्छा, मामले कितने दर्ज हुए? ये एक और सवाल है सर, क्योंकि देखिए तो आपको लेके आना चाहिए ना। मैं थोड़ी आप कह रहे हो ना 400 बता रहे हैं, कितने दर्ज हुए? 400 से अधिक पेंडिंग है। आपके कहने कोर्ट की मंशा है कि सब बराबर है, एक अधिकारी भी बराबर है, एक कर्मचारी भी अधिकार है बराबर है, सेंटर का अधिकारी भी बराबर है, स्टेट का अधिकारी भी बराबर है, और एक कॉमन मैन भी बराबर है। लेकिन क्या वाकई में दिखाई देता है, और जो कोर्ट ने अब किया है इसके बाद आपको कोई एक बड़ा बदलाव नजर आता है? बिल्कुल विजेंद्र जी, बड़ा बदलाव नजर आता है। केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो या डीवाईएसपी कार्रवाई नहीं कर सकता था, वो अब कर सकता है, जो नहीं कर सकता था। दूसरा एक और है कि हमारे जो एसीबी है, देखिए जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो एक्ट है ना, ये इतना बड़ा एक्ट है कि राजस्थान की पुलिस जाकर के गुजरात में कार्रवाई कर सकती है। अगर गुजरात के किसी अफसर ने यहां मांग की है तो एफआईआर यहां दर्ज होगी, यहां का अधिकारी वहां जाएगा और वहां की पुलिस की मदद से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वहां संबंधित मजिस्ट्रेट के पेश करेगा और ट्रांजिट रिमांड लेके यहां लेके आएगा। तो बात यह है कि दिल्ली जो सीबीआई है वो स्टेट में नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी धारा 6 है जिसके अंतर्गत स्टेट की बिना अनुमति के सीबीआई को नहीं है कि सीबीआई वहां आके कार्रवाई करे। लेकिन जो स्टेट पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर सकती है।
ये इसके लिए बताया गया। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र का कोई गवर्नमेंट या कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है या दोनों मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या इसकी अनुमति लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा? तो उसके लिए कहा गया है कि राजस्थान में अगर कोई शिकायत करता है तो यहाँ कर सकते हैं कार्रवाई। संजय महिला जी, क्योंकि आपने सीबीआई की भी पैरवी की है, मैं जब सीबीआई के बारे में पढ़ता हूं और पता चलता है कि भाई इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना है, तो समझ में आता है कि शायद सीबीआई उस केस की शुरुआती जांच की शुरुआती 3 या 4 महीने बाद शुरू करेगी, वो इतनी बिजी है। तो क्या इस पूरे निर्देश के बाद सीबीआई के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था चीजों का, वो वहां से बर्डन रिलीज करके स्टेट की जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर डाल दिया कि भाई आपके स्टेट की करप्शन है, आपका स्टेट की जांच एजेंसी करेगी, सीबीआई अब एक निर्धारित मापदंड के साथ काम करेगी। बिल्कुल सही फरमाया विजेंद्र जी आपने। इस फैसले के बाद के अंदर सीबीआई के ऊपर जो ओवर बर्डन था कि स्टेट के कर्मचारी उधर काफ़ी केसेस उनके यहाँ पर पेंडिंग रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर सीबीआई स्पेशल कोर्ट जो थी 2 नंबर, उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ। केसेज की इतनी भरमार थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद में जो पहले पूर्व स्थिति, जो भ्रम की स्थिति थी, वो काफ़ी कुछ दूर हुई है। और अब स्टेट की जो पुलिस एजेंसीज हैं, इन्वेस्ट एसीबी है, ये जो सारे एक्टिव मोड पर रहेंगे। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित गति से कार्रवाई होगी और यहाँ अदालतों की भी संख्या बढ़ेगी और कुछ टेक्निकल अभियोजन स्वीकृति की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभियोजन संख्या तो जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी कंट्रोल आएगा, और भी बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल कोर्ट बढ़ेगी, बिल्कुल। तो वहां से स्वीकृति तो लेनी पड़ेगी बहुत से मामलों में। बिल्कुल सही है। संज्ञेय मामले है, संज्ञेय मामले, कई तरह के मामले हैं इसके अंदर। रैंक के ऊपर भी, जैसे अभी जगरूप जी ने बताया और अभी इन्होंने, लेकिन इसका और जवाब दीजिए। जो प्रतीक कह रहे हैं कि भाई 8-8 महीने से अभियोजन स्वीकृति नहीं हुई, और दूसरी तरफ जगरूप जी कह रहे हैं कि 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 4 महीने, उससे ऊपर तो आप रोक ही नहीं सकते, वरना बाय डिफॉल्ट अभियोजन स्वीकृति मान ली जाएगी। तो फिर 8 महीने से अभियोजन स्वीकृति कैसे नहीं हुई? अब ये एक टेक्निकल इश्यू है, किन किन मामलों के अंदर रोकी हुई है, किन मामलों में क्यों रोकी हुई है, क्या ये लेकिन अगर 4 महीने से ऊपर रोक ही नहीं सकते तो वो तो बाय डिफॉल्ट अभियोजन स्वीकृति हो गई। उसी के अंदर ये कुछ टेक्निकल इश्यूज के ऊपर है जिसके ऊपर प्रावधान और 4 महीने का। अच्छा, ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कहीं नहीं है, निर्णय में है ये खाली वैसे है, पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कहीं ऐसा वो नहीं। जगरूप जी, अगर ये कानूनी नहीं है तो फिर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं, कानूनन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और वैसे भी आप भारतीय न्याय संहिता में देखें तो किसी भी केस की जांच के पास 3 महीने में या तो आप उसको एफआईआर दीजिए या उसमें अभियोजन कीजिए। तो माननीय न्यायालय ने इसमें तय करके कहा है कि जो प्रकरण है, सामान्य प्रकरण को 90 दिन में आपको अभियोजन स्वीकृति केविल ऑफ माइंड आप अप्लाई करके दे दीजिए। अगर मान लीजिए पेचीदा मामला तो 1 महीना अधिकतम ले लीजिए। डीम्ड अभियोजन ना तो कोर्ट मान रहा है ना पुलिस मान रही है, और अगर मान लीजिए नहीं दी तो फिर क्या कार्रवाई कीजिए? सरकार के या मुखिया के पास पेंडिंग है। कोर्ट ने जो आज भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने, ऐसी बात हो गई। नहीं, विधि का शासन है, ये तो उसका प्रवर्तन संजय महिला जी बताएंगे कैसे अन्वेषण ब्यूरो को या सीबीआई को सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। नहीं, अजीब नहीं हुई है विजेंद्र जी, कोर्ट ने तो एक्ट के अनुसार आदेश दिए हैं। एक्ट के जो प्रावधान है, पूरे भारत के अंदर पूरी पुलिस एक कार्रवाई कर सकती है। ये एसीबी और सीबीआई ये अलग अलग जो बना रखे हैं, बहुत ही कुछ कह रहे हैं। ये भी कोर्ट में जाके कह सकते हैं सब सरकार से दिलवाओ परमिशन। ठीक बात है भाई। सरकार अभी शेखावत जी कह रहे थे कि सरकार बहुत सीरियस है भ्रष्टाचार को लेकर के। तो मेरे सामने एक खबर है, रिश्वत के आरोपी आईएएस को सौंपा विभागीय जांच का जिम्मा हनुमानगढ़ ढाका को, जिसके खिलाफ खुद के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के थे उनको दे दिया। और जो कह रहे थे कि अभियोजन की स्वीकृति लगातार तुरंत दे देते हैं, तो मिड डे मील घोटाले में 8 की एसीबी जांच हो गई, 3 आईएएस अधिकारी पर 18 महीने में फैसला नहीं हुआ है अभी तक। 18 महीने से पेंडिंग है अभी अभियोजन की स्वीकृति। ये इसी महीने की 4 तारीख की खबर है। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि अभियोजन की स्वीकृति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? और जो आप मुझे कोट कर रहे थे कि 8 महीने हो, मैंने नहीं कहा है। ये खुद विधानसभा में बोला, विधानसभा में जवाब दिया गया ऑन फ्लोर कि 8 महीने से कोई अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। तो राज्य सरकार कितनी गंभीर है भ्रष्टाचार को लेकर के, वो ये आंकड़े बताते हैं कितनी अभियोजन की स्वीकृति पेंडिंग है। देखो, इन्होंने कहा कि अभियोजन की स्वीकृति 210 के लगभग अभियोजन की स्वीकृति मिल गई। अब इनको ये पूछ लीजिए, किसी भी केस का नेचर अलग अलग होता है और उसमें विभाग जांच करेगी तो बाकायदा सबको विभागीय जांच का जिम्मा क्यों दे दिया? एसीबी के अलावा विभाग भी करेगी। मैं नाम बता रहा हूं, हनुमानगढ़ ढाका जांच के पश्चात होती है। अरे आप कहां, ये नहीं पता शायद। अरे आपको नहीं पता, मैं बताया ना मेरे को, आपको
आप यहाँ पर एक वकील साहब बैठे हैं और यहाँ पर जोशी जी बैठे हैं जो आईपीएस रहे हुए हैं, वो बता रहे हैं आपको, फिर मुझे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं कि मुझे पता है किस कलेक्टर रहे थे और रेट के अंदर ये थे उस समय और किसकी सरकार थी उस समय बने थे ये, अब मुझसे कहना चाहते हैं क्या? अरे ये क्या है? वो कलेक्टर हैं भाई, कलेक्टर तो बाद में, उसके बाद में तो आए ना, नहीं उसके बाद में आपको किस सरकार में रहे रेट के अंदर, कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ, किस सरकार में अपॉइंटमेंट हुआ? बात करें व्यक्तिगत रूप में मुझसे आते हैं तो रेट में किस सरकार में बता दीजिए, रेट में किस में रहे? अलग है, 17A अलग है। अभियोजन स्वीकृति जब अनुसंधान पूर्ण हो जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तब अभियोजन स्वीकृति है, और 17A में उसके कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले अनुमति लेने पूर्व अनुमति, ये यही सबसे पहले मैं आप किस पर जा रहे हो? एक मिनट योगेंद्र, आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम तो। योगेंद्र जी जो 400 केस पेंडिंग बताया जा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी? अभियोजन स्वीकृति, ये अभियोजन स्वीकृति जांच हो गई, ये वो केस है या जांच शुरू करने से पहले, ये वो केस जो कंप्लीट हो चुके, अब विभागों से अनुमति आना बाकी है कि भाई इनके खिलाफ चालान पेश कर देंगे, ये वो केस है। मुकदमा चलाया जाए या नहीं, मतलब विभागीय जांच में उनको गिल्टी मान लिया गया, आप ये कह रहे हैं। अब बोलिए अशोक जी। देखो कि मैं बताऊंगा आपको, जो भी विधानसभा की पटल पर रखे गए कोई चीजों का और उनमें विभाग की जांच के अंदर और जांच पेंडिंग चल रही है और उन्हीं को कहकर कहते हैं कि साहब इतने बाकी हैं। मैं कह रहा हूं 215 के लगभग हमने अभियोजन स्वीकृति दे दी। विधानसभा बोला है 408 के खिलाफ वो है कि जो जांचें चल रही है अभी तक, अरे विधानसभा बोला पहले जांच चल रही है, जांचें चल रही है, जो पेंडिंग है ना, पेंडिंग किसका होगा? ऑन फ्लोर बोला है, मैं कह रहा हूं कि पेंडिंग है जांचें, पेंडिंग जांच में आप कैसे करो? और जहां तक इनकी सोमवार सरकार में और इनकी सरकार के अंदर आपने कितने पेंडिंग छोड़ के गए, उनको हमने पूरा किया, अशोक जी आसान उनको पूरा हमने किया है कि जो 400 में अभियोजन की स्वीकृति बाकी है, दरअसल उनमें जांच पूरी नहीं हुई है। नहीं जांच हो चुकी है पूरी, ये भी उसने बोला जवाब में, उस जवाब में ये भी लिखा हुआ है कि जांच पूरी हो चुकी है, अभियोजन स्वीकृति बाकी है, और उस जवाब में ये भी बोला है कि 8 महीने में एक सवाल ही जब आता है जब जांच पूरी हो जाती है। अभियोजन ही जवाब है, अभियोजन स्वीकृति। चलिए मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, एक एक क्विक रिएक्शन में ले रहा हूं। सबसे पहले महिला साहब, बहुत बड़ा डायनेमिक फैसला इसको कहें और डायनेमिक चेंजेस आएंगे, करप्शन के अगेंस्ट बड़े एक्शन होंगे, बिल्कुल त्वरित कार्यवाही होगी इनमें, और राज्य सरकार के सामने जो भ्रम की स्थिति थी वो दूर हो गई है। जगरूप यादव जी, आपको भी लगता है कि बड़ा चेंज आएगा? क्योंकि आप शुरुआत में मेंशन कर चुके हैं कि कानून बहुत से हैं, बस नियत का फर्क है। पर परिवर्तन कितना आएगा तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये हनुमान को अपनी शक्तियों का सिर्फ आभास करा, ये प्रावधान पूर्व से ही थे। 17 में धारा 17 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में ये प्रावधान पूर्व से थे। सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस भ्रम की स्थिति को क्लियर किया कि स्थानीय पुलिस भी और विशिष्ट पुलिस एजेंसी भी, चाहे वो इस पे संज्ञान ले सकती है, चाहे भले ही वो केंद्र का कर्मचारी। योगेंद्र जोशी जी, बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि केंद्र का जो आएगा इस आदेश से, क्योंकि केंद्र का जो कर्मचारी है जो राजस्थान में भ्रष्टाचार कर रहा था मान लीजिए, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये कार्रवाई कर सकते थे पहले, और उससे बहुत अंतर आएगा। अब मैं किसको सही मानूं? कर सकते थे पहले भी, ये तो कानून है। महिला जी से पूछ लीजिए। महिला जी फाइनल कमेंट दे दीजिए, मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूं। सर मैं तो यही कहूंगा कि अब इससे काफी जो स्टेट की जो एजेंसी है, प्लीज इस एजेंसी एसीबी वगैरह अभी एक्टिव मोड पर आएंगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसे। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी, प्रतीक जी, शुक्रिया हमारे साथ। हमने जगरूप जी, योगेंद्र जी और संजय महिला जी को इसलिए प्रोग्राम का हिस्सा बनाया क्योंकि तीनों बेहद वरिष्ठ, कानून के जानकार और कानून को लेकर स्पष्ट मत रखते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी जब इतने वरिष्ठ के अंदर है तो अभी इसको और ओपन होने दीजिए, बाकी चीजें क्लियर होंगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि जो भी करप्शन में हो उस पर एक्शन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट एजेंसी करे या सेंट्रल एजेंसी करे, फर्क नहीं पड़ता, एक्शन होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।